Hello everyone, this is Ashima and welcome back to my channel Mission Science, and in today's video I am going to discuss with you refraction through glass prism and dispersion of light. So before starting with the refraction of light through glass prism, let's understand the meaning of glass prism. देखो ग्लास प्रिज्म क्या होता है, ये हमारे पास एक ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट होता है विच इज मेड अप ऑफ ए ग्लास. ठीक है, ट्राइंगुलर ऑब्जेक्ट है जो किससे बना है, ये ग्लास से बना है. कुछ ऐसी इसकी शेप होती है. एक प्रिज्म है, ये हमारे पास 3D ऑब्जेक्ट है, 3 डायमेंशनल है. तो पेपर के ऊपर 3D ऑब्जेक्ट हम ड्रॉ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने 2 डायमेंशनल में सिर्फ उसके ट्राइंगुलर बेस को ही शो किया है. एक्चुअली में जो प्रिज्म है वो कुछ ऐसा होता है. रफली मैं अगर आपको ड्रॉ कर कर बताऊं, सो इट इज लाइक दिस, जिसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 2 तो ट्राइंगुलर बेसिस होते हैं. ये हमारे पास ट्राइंगुलर बेसिस हैं 2 एंड 3 इसमें रेक्टेंगुलर बेसिस होते हैं. एक ये बेस है और 3 इसमें रेक्टेंगुलर फेसिस होते हैं. एक ये है, सेकंड वन दिस वन, और थर्ड इसका ऑपोजिट होता है. तो इसमें क्या स्पेशलिटी होती है, जो प्रिज्म है इसके जो रेक्टेंगुलर फेसिस होते हैं और यू कैन से जो ऑपोजिट फेसिस होते हैं, दीज आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. ठीक है, तो यहां से क्वेश्चन ये पूछा जाता है आपसे कि आपने लाइट चैप्टर में ग्लास स्लैब के बारे में पढ़ा था. ये ग्लास स्लैब पढ़ी थी कि इसमें भी हमने रिफ्रैक्शन का फिनोमिना किया था और ग्लास प्रिज्म में भी आप रिफ्रैक्शन का फिनोमिना कर रहे हो. So how the refraction of light through glass prism is different that from the glass slab. दोनों एक दूसरे से कैसे डिफरेंट है, तो पहले इसको समझते हैं हम. तो देखो, आपको मैं एक बार सबसे पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ कि हमारे पास अगर ग्लास स्लैब है उसमें रिफ्रैक्शन कैसे होती है. ऑल्दो मैंने लाइट चैप्टर में आपके साथ ये डिस्कस किया हुआ है, लेकिन फिर भी आपको एक बार याद आ जाएगा, इसके लिए मैं दोबारा डिस्कस कर रही हूँ. ये मैंने ग्लास स्लैब ली है ABCD, ये नॉर्मल ड्रॉ किया है. यहाँ पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, तो ये रेयर मीडियम है, ग्लास इज डेंसर मीडियम. एज द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल. तो इस सरफेस पे अगेन हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. नाउ एट दिस सरफेस द लाइट इज गोइंग फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम, सो इट विल बेंड अवे फ्रॉम द नॉर्मल. तो यहां से हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि अगर मैं इस ओरिजिनल इंसिडेंट रे को एक्सटेंड करती हूं तो हमें क्या दिखता है कि जो इमर्जेंट रे है और इंसिडेंट रे है, दे बोथ आर पैरेलल टू ईच अदर. दोनों पैरेलल क्यों थे, बिकॉज जो ऑपोजिट फेसिस हैं, दैट इज AB एंड CD, दीज 2 फेसिस आर पैरेलल टू ईच अदर. ये हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब. अब हम पढ़ते हैं कि क्या प्रिज्म में भी सेम वे में ही रिफ्रैक्शन होती है. तो देखो, ये हमने प्रिज्म ड्रॉ कर लिया, ये हमारे पास लाइट इंसिडेंट हो रही है. अब इस पर ध्यान रखना कि नॉर्मल्स कैसे ड्रॉ करने हैं. नॉर्मल हमेशा क्या होता है, जो सरफेस होता है जिस पे लाइट इंसिडेंट होती है उस पर नॉर्मल ड्रॉ होता है. सो इट विल बी लाइक दिस. ये हमारे पास 90 डिग्री नॉर्मल बन गया. तो अब इसमें भी सेम वे लगाएंगे कि एज द लाइट गोज फ्रॉम रेयर टू डेंसर मीडियम, इट विल बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल. तो ये टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड हो गई. अब इस सरफेस पे दोबारा से हम नॉर्मल ड्रॉ करते हैं. तो अब क्या हो रहा है, लाइट गोज अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, ये बेंड हो जाएगी. ठीक, तो अगर अब यहाँ पर मैं इसको एक्सटेंड करती हूँ इंसिडेंट रे को, तो आप यहाँ पर क्या ऑब्जर्व कर रहे हो कि इंसिडेंट रे और जो इमर्जेंट रे है, दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर. Reason behind this is because AB and AC are not parallel to each other. यही डिफरेंस है रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब एंड रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास प्रिज्म में. ठीक है, क्लियर हुआ है. तो अब हम यहाँ से क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि अगर मैं इस इमर्जेंट रे को पीछे एक्सटेंड करती हूँ, ये एक पॉइंट पर मीट करेगी विद द इंसिडेंट रे, तो यहाँ पर एक एंगल बन रहा है. इस एंगल को हम बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन. कि जो हमारे पास इंसिडेंट रे है, जैसे ही वो प्रिज्म पर एंटर होती है वहां पर रिफ्रैक्शन होगा. तो रिफ्रैक्शन होने के बाद जो इंसिडेंट रे है, इट विल गेट डेविएटेड फ्रॉम इट्स पाथ बाय मेकिंग एन एंगल ऑफ डेविएशन.
और यहाँ से क्या ऑब्जर्वेशन आप देख रहे हो कि जो इमर्जेंट रे है ये किस साइड बेंड हो रही है, टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म। ये बेस है प्रिज्म का, और यू कैन से इट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। देखो जो ऊपर वाला पोर्शन है ये थिन है, लेकिन नीचे वाला क्या है, थिकर पोर्शन है। तो यहाँ से दो कंक्लूजन्स निकलती हैं। सबसे पहली बात कि इमर्जेंट रे एंड इंसिडेंट रे दे आर नॉट पैरेलल टू ईच अदर। सेकेंडली जो इमर्जेंट रे है दैट इज बेंडिंग टुवर्ड्स द बेस ऑफ द प्रिज्म और टुवर्ड्स द थिकर पार्ट ऑफ द प्रिज्म। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि रिफ्रैक्शन बताओ ग्लास स्लैब और प्रिज्म में कैसे डिफरेंट है, तो आप ये रे डायग्राम्स ड्रॉ करोगे और साथ में मेंशन करोगे इन केस ऑफ ग्लास स्लैब as the opposite faces are parallel to each other, that's why emergent ray and incident ray are parallel to each other. But in case of glass prism, emergent and incident ray are not parallel because of non-parallel opposite faces of the prism. क्लियर हुए आपको? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। समटाइम्स वो सिर्फ रिफ्रैक्शन पूछ लेते हैं, उसके लिए तो आप सिर्फ यही ड्रॉ करोगे। जैसे जैसे आपने ड्रॉ किया है वैसे थ्योरेटिकली आप पॉइंट्स में मेंशन करोगे। 2 पॉइंट्स मेंशन करने बहुत इंपॉर्टेंट है, एक तो एंगल ऑफ डेविएशन का और एक कि वो बेस ऑफ द प्रिज्म की साइड बेंड होती है। नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्जन ऑफ लाइट। देखो डिस्पर्जन का मतलब होता है स्प्लिटिंग ऑफ लाइट, कि अगर हमारे पास लाइट प्रिज्म के ऊपर फॉल करती है इट गेट्स स्प्लिटेड इनटू डिफरेंट कलर्स। अब ये जो कॉन्सेप्ट है ये किसने ऑब्जर्व किया था, न्यूटन ने ऑब्जर्व किया था। तो सबसे पहले आपको साइंटिस्ट का नेम याद रखना है। न्यूटन ने देखो क्या ऑब्जर्वेशन दी थी, उसने प्रिज्म कंसीडर किया और इस प्रिज्म के ऊपर उसने व्हाइट लाइट को इंसिडेंट करवाया। ध्यान रखना व्हाइट लाइट इंसिडेंट करवाई थी। व्हाइट लाइट क्या होती है, ये मिक्सचर होती है 7 कलर्स का, ठीक है, 7 डिफरेंट कलर्स का ये मिक्सचर होती है। जैसे ही इसके ऊपर इंसिडेंट हुई यहाँ पर रिफ्लेक्शन का फिनोमिना हुआ और जो लाइट है वो फर्दर 7 कलर्स में 7 रेज में स्प्लिट हो गई। ऐसे ये 7 डिफरेंट रेज में कलर्स में स्प्लिट अप हो गई और यहाँ पर उसने स्क्रीन रखी हुई थी, वहां उसने ऑब्जर्व क्या किया, कलर्स कुछ ऐसे थे जो क्या बना रहे थे, विबग्योर बना रहे थे। वी का मीन्स ये वॉयलेट कलर था, आई इंडिकेट करता है इंडिगो को, बी मीन्स ब्लू, जी मीन्स ग्रीन, वाई येलो, ओ ऑरेंज एंड आर मीन्स रेड। ये कलर्स को ये इंडिकेट करते हैं। तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि जैसे ही व्हाइट लाइट प्रिज्म पर फॉल करती है इट स्प्लिट इनटू डिफरेंट कलर्स। और इसका रीजन ये था कि देखो हर एक कलर क्या करता है, इट ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड्स। ठीक है, कि जैसे ही हमारे पास प्रिज्म में एंटर करेगी व्हाइट लाइट वो डिफरेंट स्पीड से ट्रेवल करेगी। डिफरेंट स्पीड होने की वजह से क्या है, डिफरेंट हमारे पास इसमें एंगल ऑफ डेविएशन आता है। देखो अगर मैं इसको एक्सटेंड करती हूं तो यहां पर देखो हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, रेड के लिए ये एंगल ऑफ डेविएशन होगा, ऑरेंज के लिए ये होगा, एंड एज वी गो डाउनवर्ड तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, इट गोज ऑन इंक्रीजिंग। तो यहाँ पर ये क्या शो करता है कि जो रेड कलर है इसकी स्पीड सबसे ज्यादा थी, तभी ये क्या है, बहुत जल्दी रिफ्रैक्ट हुआ विद स्मॉलर और यू कैन से विद लीस्ट एंगल ऑफ डेविएशन। तो ध्यान रखना है कि जो रेड कलर है इसकी जो स्पीड होती है दैट इज मैक्सिमम, और अगर मैं बात करूं वॉयलेट कलर की, इसकी स्पीड हमारे पास क्या होती है, मिनिमम होती है। अब हमें क्या देखना है, ये जो कलर्स हैं इनकी कैसे वेवलेंथ में चेंजेस आते हैं और कैसे फ्रीक्वेंसी में चेंजेस आते हैं। तो देखो वो हम रिलेशन की हेल्प से देखते हैं। वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस को हम वेवलेंथ भी लिख सकते हैं इंटू 1/t, और 1/t का मतलब होता है फ्रीक्वेंसी। ठीक है, ये मीनिंग्स आपको याद रखने हैं। लैम्डा क्या शो करता है, वेवलेंथ को, और जो न्यू है ये शो करती है फ्रीक्वेंसी को। ये आपने 9th क्लास में पढ़ा होगा साउंड चैप्टर में, वेवलेंथ क्या होती है, फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो यहां से देखो जो वेलोसिटी है
वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ है। तो मैं ये बोल सकती हूँ कि अगर रेड कलर की वेलोसिटी मैक्सिमम है, इसका मतलब इसकी वेवलेंथ भी मैक्सिमम होगी। ठीक है, तो हम अगर विबग्योर को लिखें, ध्यान रखना जब भी आप विबग्योर को लिखोगे तो नीचे से ऊपर लिखोगे। तो जैसे ही हम ऊपर से नीचे आएंगे वेवलेंथ क्या हो जाएगी, डिक्रीज होगी। ठीक है, और जो एंगल ऑफ डेविएशन है, लेट इट बी थीटा, एंगल ऑफ डेविएशन क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ऊपर से नीचे आने में। अब हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं। देखो इसी रिलेशन से वेलोसिटी इज लैम्डा इनटू न्यू, आप न्यू निकाल सकते हो वेलोसिटी बाय लैम्डा, दैट मीन्स न्यू इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, कि अगर ऊपर से नीचे आने में लैम्डा डिक्रीज कर रहा है तो फ्रीक्वेंसी क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी। आपसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि कोई भी दो कलर्स दे देंगे, सपोज येलो एंड ब्लू दिया, आउट ऑफ दीज टू कलर्स विच हैज मैक्सिमम वेवलेंथ, विच हैज मोर फ्रीक्वेंसी, तो आपको सिर्फ क्या ध्यान रखना है, एक ये रिलेशन को ध्यान में रखना है और एक ये रिलेशन को ध्यान में रखना है। इन्हीं दोनों से आप बता सकते हो कि किसकी वेवलेंथ ज्यादा होगी, किसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी। क्लियर हुए आपको? क्रैमिंग नहीं करनी है कि आप सोचो इसको सीधा हम क्रैम कर लेंगे, एग्जाम में भूल जाते हैं इंक्रीज डिक्रीज क्या हो रहा था। तो आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि वेलोसिटी प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। तो वेलोसिटी जैसे हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, जिस वजह से वेवलेंथ भी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज होने का मतलब उसमें एंगल ऑफ डेविएशन इंक्रीज होता जाएगा, और अगर वेवलेंथ हमारे पास डिक्रीज हो रही है तो फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी। यही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। सबसे पहले वो आपसे पूछेंगे डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या होती है, उसका कॉज क्या होता है। तो डिस्पर्जन का मीनिंग हम पढ़ चुके हैं कि जो व्हाइट लाइट है आफ्टर गेट रिफ्लेक्टेड फ्रॉम ग्लास प्रिज्म इट स्प्लिट इनटू 7 कलर्स। ठीक है, और इसका कॉज क्या है, बिकॉज ईच कलर ट्रेवल विद डिफरेंट स्पीड इनसाइड द प्रिज्म, each color have different angle of deviation, that's why light split up हो जाती है। और यहां से एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बताओ, विच कलर इज लीस्ट डेविएटेड एंड विच वन इज द मैक्सिमम डेविएटेड। तो आपने देख लिया रेड कलर के एंगल ऑफ डेविएशन सबसे कम था, तो याद रखना है कि जो रेड कलर है ये क्या होता है, लीस्ट डेविएटेड होता है, सबसे कम डेविएशन होती है। और जो हमारे पास वॉयलेट कलर है ये क्या है, मोस्ट डेविएटेड होता है, और यू कैन से इसमें मैक्सिमम डेविएशन होती है क्योंकि स्पीड इसकी सबसे कम होती है। क्लियर हो गया आपको डिस्पर्जन ऑफ लाइट क्या है। नेक्स्ट टॉपिक इज रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स। देखो न्यूटन ने सबसे पहले तो एक्सपेरिमेंट क्या किया कि व्हाइट लाइट 7 कलर्स में स्प्लिट होती है। उसके बाद उसने सोचा कि ये जो स्प्लिटिंग है क्या इससे हम दोबारा से व्हाइट लाइट बना सकते हैं, कि ये जो डिफरेंट स्पेक्ट्रम हमें मिला है क्या इससे हम रिकम्बाइन करके फिर से व्हाइट लाइट बना सकते हैं। तो उसने कहा कि यस वी कैन डू दिस। सबसे पहले तो उसने एक प्रिज्म लिया ABC, ठीक, इसके ऊपर व्हाइट लाइट उसने इंसिडेंट करवाई। तो व्हाइट लाइट इंसिडेंट होने का मतलब वो ऐसे 7 कलर्स में स्प्लिट अप हो जाएगी, ये हो गई स्प्लिट। तो उसने कहा कि ये रिकम्बाइन होंगे कैसे, कि अगर हम इसके साथ एक इन्वर्टेड प्रिज्म रख देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज समझनी कि जो सेकेंड प्रिज्म है ये कैसा है, इन्वर्टेड रखा है आपने। तो इन्वर्टेड प्रिज्म जब हम रखेंगे यहां पर क्या हो जाएगी, हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हो जाएगा ऐसे, ठीक है। ये रिकम्बाइन होकर फर्दर क्या देंगी, एक व्हाइट लाइट देंगी। यहां पर स्क्रीन रखी है, यहां पर वो ऑब्जर्व करेगा, एक ही स्पॉट मिलेगा। तो ये हमें क्या शो करता है कि जो लाइट है, जो स्पेक्ट्रम है, वो फर्दर रिकम्बाइन होकर व्हाइट लाइट भी दे सकता है। यहाँ पर क्या हुआ है, फर्स्ट प्रिज्म में डिस्पर्जन का फिनोमिना हुआ है, और जो सेकेंड प्रिज्म है यहाँ पर हमारे पास रिकॉम्बिनेशन हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बैक टू बैक एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। डायरेक्ट वो यही बोलते हैं व्हाट डू यू मीन बाय रिकॉम्बिनेशन ऑफ स्पेक्ट्रम कलर्स, या फिर आपसे वो ये पूछेंगे
हाउ कैन यू ऑब्टेन व्हाइट लाइट फ्रॉम द प्रिज्म, कि प्रिज्म से व्हाइट लाइट कैसे मिलेगी, तो आप ये बोलोगे कि सबसे पहले फर्स्ट प्रिज्म क्या करता है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट करता है। आफ्टर दैट अगर हम इन्वर्टेड प्रिज्म उसके वे में रखेंगे, वहां क्या होगा, रिकॉम्बिनेशन ऑफ लाइट हो जाएगी, जिससे हमें व्हाइट लाइट मिलती है। आई होप आपको आज के टॉपिक्स क्लियर हो गए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी रेनबो के बारे में, ठीक है, जो डिस्पर्जन के कॉन्सेप्ट के ऊपर ही बेस्ड है। Thank you so much guys for watching my video. If you like my video, please subscribe my channel and press the bell icon, and also do like, share and comment on my video.